हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है हम सबसे पहले ये समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है ना, ये एक टूल है जिससे कि हम जान पाते हैं कि लोग जैसा बिहेव वो कर रहे हैं वो वैसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है ना, ये एक जो ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बिहेवियर होता है उसकी सिस्टमैटिक स्टडी करना, यही ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहलाता है। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें बहुत से लोग होते हैं, जैसे कि लेबर हो गया, जो भी ह्यूमंस हैं जो कि काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। हर कोई ह्यूमन अलग तरीके से बिहेव करता है। तो वो जिस तरीके से बिहेव कर रही हैं वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही हैं, इसकी स्टडी करना ही ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहलाता है। हमें पता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। कुछ इंडिविजुअल जो होते हैं वो दूसरे इंडिविजुअल के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। वो क्यों होता है ऐसा कि कुछ इंडिविजुअल हैं या ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोडक्टिव क्यों है। इन सब जो ये क्वेश्चंस है ना, इनका हमें आंसर फाइंड आउट करने के लिए, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ही हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी करते हैं। फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो होता है ना, ये दो वर्ड से मिलके बना है, ऑर्गेनाइजेशन और बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आपको पता ही है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग इकट्ठे आते हैं, जॉइंटली काम करते हैं और उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है जिसको अचीव करने के लिए वो साथ में आते हैं। जैसे कि कंपनी हो गई, स्कूल हो गए, क्लब हो गया, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन है। इनमें क्या है कि सिर्फ एक अकेला व्यक्ति नहीं होता है, दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं, वो इकट्ठे आते हैं, इकट्ठे मिलके काम करते हैं कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। और बिहेवियर क्या होता है कि कुछ कोई एक्टिविटी है उसके लिए किसी व्यक्ति है, कोई पर्सन है, उसका एक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है इंडिविजुअल का, उसको हम बोलते हैं बिहेवियर। मान लो जैसे कि दो एम्प्लॉयज़ हैं, वो एक कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। एक को जब उनको असाइनमेंट दिया गया, एक तो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा उसको ये फ्रस्ट्रेशन सी होगी कि सारा दिन यहाँ पे काम कराते हैं, ये है वो है, बिल्कुल वो फ्रस्ट्रेट हो गया। तो उसका बिहेवियर, जो उसका एक्शन होगा, रिएक्शन होगा, वो अलग होगा। दूसरी साइड एक इंडिविजुअल है जिसको कि जब असाइनमेंट दिया तो उसके मन में ये सोच आई कि चलो मुझे सीखने को मिल रहा है, अच्छा है, जो सीखने के लिए कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा कि मुझे काम मिला। और वो खुश हो जाएगा तो वो काम ज़्यादा अच्छे से करेगा। इससे क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो जो दोनों इंडिविजुअल्स हैं उनके बिहेवियर में डिफरेंस था, और बिहेवियर में डिफरेंस की वजह से जो काम है उसमें इफ़ेक्टिवनेस भी अलग अलग हुई, है ना। दोनों का काम में डिफरेंस आया, एक की प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू अदर जिसने कि फ्रस्ट्रेटेड होकर काम किया, है ना। तो फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में यही होता है। जैसे कि देखो, एक इंडिविजुअल है या एक ग्रुप है, जब उसको कुछ इम्पोर्टेंट असाइनमेंट दिया तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया। तो ये उसका बिहेवियर ही तो है कि उसने एक एक्टिविटी पे कैसे रिएक्ट किया, कैसे एक्ट किया, है ना। एक्शन और रिएक्शन, यही तो बिहेवियर कहलाता है ना। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का क्या मतलब हुआ, बिहेवियर ऑफ पीपल व्हाइल लिविंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग रह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में रहते टाइम पे उनका बिहेवियर कब कैसा है, इसकी स्टडी करना ही ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी करें क्यों, ये ज़रूरी क्यों है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन में जो है हमारे ह्यूमंस होते हैं, उनके बिहेवियर हर कोई जो ह्यूमन है वो अलग तरीके से बिहेव करता है, सबका बिहेवियर अलग अलग होता है ना। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर मैनर में
या एक स्पेशल मैनर में क्यों बिहेव कर रही हैं। जब हमें ये पता चल जाता है कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही हैं, तो हम उनके बिहेवियर को फोरकास्ट कर पाते हैं। जैसा कि आप अपने डेली उस पर भी ले सकते हो। जैसे आपके अगर कोई फ्रेंड्स हैं, आप उनको उनके बिहेवियर को जानते हो, समझते हो। जब आप उनके बिहेवियर को समझना स्टार्ट कर देते हो, आपको उनका बिहेवियर समझ आने लगता है, तो आप उनका बिहेवियर प्रिडिक्ट कर पाते हो कि वो इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे, इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे, है ना। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है। जब हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से ह्यूमन बिहेवियर को समझना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम उनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि वो किसी सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करेंगे, है ना। और जब हमें ये पता होगा कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे, तो हम उनके बिहेवियर को एंटीसिपेट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो एक कंपनी है, उसमें उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ नई पॉलिसी लाए, वो न्यू पॉलिसीज़, ठीक है। अब उनको पता है कि जो हमारे जो भी लेबर हैं, जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो इसके अगेंस्ट होंगे। उनको उनके बिहेवियर का पता है कि उन्हें ये पॉलिसी पसंद नहीं आएगी, तो वो पहले ही कुछ ऐसी टेक्निक्स डेवलप कर सकते हैं जिससे कि वो इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ा सके, बेटर इफ़ेक्टिवनेस आ सके, वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी टूल्स एंड टेक्निक्स ला सकते हैं जिससे कि रिज़ल्ट फेवरेबल आए, है ना। इससे क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस इम्प्रूव होगी। इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, इसकी स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए एक डेफिनेशन से समझते हैं। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर is the study and application of knowledge about how people act within organization, कि organization में लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, इसकी स्टडी करना और नॉलेज अप्लाई करना। सिर्फ स्टडी करना नहीं होता, नॉलेज भी अप्लाई करना होता है। जैसे कि अगर एक इंडिविजुअल है, उसको कोई वर्क दिया गया, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर काम कर रहा है, तो यहाँ तो हमारी नॉलेज वर्क करती है ना, कि अगर वो फ्रस्ट्रेट होकर काम कर रहा है, इसका मतलब वो खुश नहीं है। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि नॉलेज भी जो है अप्लाई की जाती है। इसके आगे क्या है कि जैसे देखो, बिहेवियर क्या किससे रिलेटेड है। सॉरी फ्रेंड्स फॉर द इनकन्वीनियंस। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा हमने अभी पढ़ा था कि बिहेवियर किससे रिलेटेड है, बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना। पहले हम बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, कोई भी हो, चाहे उसमें चाहे हमारे फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, हमारे कलीग्स हों, कोई भी हो, हम उनके पहले बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। जब हमें उनके बिहेवियर को हम समझ लेते हैं, फिर हम उनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि वो किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे। और जब हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं, तो ही हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। जब हमें पता होगा कि इस पे उनका क्या रिएक्शन होना है, तो अगर रिज़ल्ट फेवरेबल है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। पर अगर अनफेवरेबल रिज़ल्ट हमें लगता है कि आएगा, तो हम ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं जिससे कि रिज़ल्ट के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो एडवर्स ना आए भी तो कम हो जाए, है ना। हम कोशिश कर सकते हैं कि जो अनफेवरेबल जो इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे उनको मिनिमाइज़ किया जा सके। फ्रेंड्स, उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का नेचर या फीचर्स। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट फीचर है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक सिस्टमैटिक स्टडी है। जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है ना, ये कोई गैस वर्क नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है। इसमें हम कोई गैस नहीं कर रहे, है ना। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पर्सन है, वो अगर सर्दियों के टाइम पे बीमार हो जाता है, तो कुछ लोग तो क्या बोलते हैं कि सर्दियों के कपड़े नहीं पहने होंगे तभी बीमार हुए हैं, है ना। कुछ क्या बोलेंगे कि हाँ, कोल्ड ड्रिंक पी ली होगी तभी बीमार हुए। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि भाई ये सीज़न ही ऐसा है, इस मौसम में बीमार हो ही जाते हैं, है ना। ये हमें भी सुनने को मिलता है। लेकिन ये सभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक गैस कर रही हैं, है ना। किसी को भी एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता कि ये क्यों हुआ, बट सब क्या कर रहे हैं, गैस कर रहे हैं।
लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ऐसा नहीं है। मान लो एक व्यक्ति है, अगर वो फ्रस्ट्रेट होकर काम कर रहा है या वो हैप्पी नहीं है, तो हम गैस कर ले कि नहीं उसके घर पे कोई इशू होगा। हम ऐसे नहीं कर सकते, हमें जब पता ही नहीं है ना। तो ये गैस वर्क नहीं है कि हम गैस कर लें बस, ये एक सिस्टमेटिक स्टडी है। इसमें एफर्ट्स किए जाते हैं ताकि हम समझ पाएँ कि जो चीज़ हुई है वो क्यों हुई है, कोई गैस वर्क नहीं है। इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है सिस्टमेटिक स्टडी है, और कोज एंड इफ़ेक्ट की रिलेशनशिप से इसको हम समझ सकते हैं। कोज एंड इफ़ेक्ट की रिलेशनशिप हम पहले भी काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, आप सभी जानते होंगे। कोज एंड इफ़ेक्ट की रिलेशनशिप मतलब क्या रीज़न था और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, इसको बोलते हैं कोज एंड इफ़ेक्ट की रिलेशनशिप। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है ना, ये एक सिस्टमेटिक स्टडी है, कोई गैस वर्क नहीं है। इसके बाद फ्रेंड सेकंड जो पॉइंट है वो है सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है ये इंडिविजुअल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, टेक्निक्स, एनवायरनमेंट सबसे रिलेटेड है ना। जो इसमें क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल है, ग्रुप है, उनका बिहेवियर अलग अलग सिचुएशंस में हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि इस सिचुएशन में उनका कैसा बिहेवियर रहा, किसी और सिचुएशन में उनका कैसा बिहेवियर रहा। ऐसे हम कैटेगराइज कर देते हैं रैंक के अकॉर्डिंग। रूल्स, कहीं पे अलग रूल्स कर देंगे, कहीं पे अलग, तो अलग अलग रूल्स में उनका कैसा कैसा बिहेवियर रहता है। वर्क एनवायरनमेंट, वर्क की प्रोसीजर, रिपोर्टिंग टेक्निक्स कैसी हैं, रिवॉर्ड सिस्टम कैसा है, इन अलग अलग सिचुएशन में उनका बिहेवियर जो है वो इसमें हम स्टडी करते हैं, है ना। और उनसे इन सब का क्या इफ़ेक्ट पड़ा उनके बिहेवियर पे, इसको हम केयरफुली ऑब्ज़र्व करते हैं ताकि हम समझ पाएँ उनके बिहेवियर को। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। एप्लीकेशन ओरिएंटेड मतलब इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ऐसी टेक्निक्स वगैरह हम यूज़ करते हैं जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो ह्यूमंस हैं, उनकी एफिशिएंसी, उनकी इफ़ेक्टिवनेस को इन्हांस कर सकें, है ना। तो ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड जो होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम क्या करते हैं कि हम यही तो देखते हैं ना कि एक इंडिविजुअल है, उसकी परफॉर्मेंस हाई क्यों है, लो क्यों है, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। क्या हम उनको ट्रेनिंग दे दें तो क्या उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी, क्योंकि हर टाइम पॉसिबल नहीं है कि हम ट्रेनिंग से उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एम्प्लॉई है, अगर उसको अपनी सैलरी का इशू है, उसको अपनी सैलरी कम लग रही है कि मुझे वेजेस कम मिलती हैं, इसीलिए वो काम अच्छे से नहीं कर रहा। अब हम उसको कितनी ही ट्रेनिंग दे दें, ट्रेनिंग से उसको कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। ट्रेनिंग हर बार जो है इफ़ेक्टिवनेस लाने में या फिर एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में हेल्प नहीं कर सकती, है ना। तो हमें ये देखना होता है कि हम उनकी भी एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या हम उसे ट्रेनिंग की हेल्प से इम्प्रूव कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है ये मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर का होता है। मतलब ये बहुत से सब्जेक्ट्स, बहुत से प्रिंसिपल्स, मॉडल्स, मेथड्स, थ्योरीज, इन सब का मिक्सचर्स है ना। और ये जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो गए जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंसेस, इन सब ने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है ये मैनेजमेंट का ही पार्ट है। फ्रेंड्स, जैसा हमें पता है मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशनल को के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए काम करते हैं, है ना। लेकिन आप ऑब्जेक्टिव जो हैं ह्यूमन रिसोर्स के बिना तो नहीं अचीव कर सकते। और ह्यूमन बिहेवियर में जो ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, हम इसमें क्या करते हैं, जो ह्यूमंस हैं, इंडिविजुअल्स हो गए, ग्रुप हो गए, इन्हीं के बिहेवियर को समझते हैं, है ना। जो मैनेजमेंट है इसका ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव आप ह्यूमन रिसोर्स के बिना तो कर ही नहीं सकते,
तो ये दोनों जो है ना, ये एक क्या है, कलीग हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का, है ना। इन दोनों को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है ये चेंज ओरिएंटेड है। चेंज ओरिएंटेड क्यों है? क्योंकि देखो, जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो भी चेंज होता रहता है। हमारा माइंड सेट हो गया, पर्सनैलिटी होगी, सब कुछ चेंज होता रहता है ना। तो आप मतलब एक आप ऐसी टेक्निक्स आप नहीं ला सकते जो कि हमेशा ही वैसे कि ऐसे आप रिजिड रहें। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में चेंज ओरिएंटेड ही है, क्योंकि ह्यूमन का बिहेवियर भी चेंज होता ही रहता है ना। तो आप फ्लेक्सिबिलिटी आपको रखनी चाहिए, तभी आप डिज़ायर्ड रिजल्ट जो है वो अटेन कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। इसके बाद देखो, ये वही पॉइंट है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर किससे रिलेटेड है? ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, प्रिडिक्ट करना, कंट्रोल करना, है ना। सबसे पहले आप क्या करते हो? ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हो, समझने की कोशिश करते हो, है ना। कि अगर जैसे कि कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदा है जो कि ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, वो अगर कंपनी को छोड़ के जा रहा है, हम जानने की कोशिश करेंगे ना कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, रीज़न जानने की कोशिश करेंगे, है ना। रीज़न हमें कैसे पता चलेगा? ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करके, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी करके, है ना, तभी हमें रीज़न पता चलेगा। अब हमने ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। आगे कुछ भी हमें रूल्स रेगुलेशंस लाने हैं तो हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे ना। जिस इंसान को हम जानते हो, तो अच्छे से समझते हो, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना कि वो किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा। तो हम उनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर पाते हैं फिर जब हम समझ जाते हैं तो, ठीक है। और कंट्रोल भी कर पाते हैं। अभी हमने पढ़ा था, जैसे मान लो कोई भी पॉलिसी वगैरह लाए हम, तो हमें पता है कि अगर उनको पता चला, हम उनको पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम उनके बिहेवियर को, क्योंकि हम उन्हें समझते हैं। हमें पता है कि वो इस सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करेंगे, हमें पता है कि एडवर्स इफेक्ट आएंगे, अनडिज़ायरेबल उनका बिहेवियर रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ ऐसी टेक्निक्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि इस पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट किया जा सके, अनडिज़ायरेबल रिजल्ट्स ताकि ना आए, है ना। तो यही क्या कहलाता है? ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करना कहलाता है। जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है फ्रेंड, इसमें 3 लेवल्स होते हैं स्टडी करने के। हम इंडिविजुअल लेवल पे भी स्टडी करते हैं बिहेवियर की, ग्रुप लेवल पे भी स्टडी करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी स्टडी करते हैं, ठीक है। हम इंडिविजुअल लेवल पे भी स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, ग्रुप लेवल पे भी हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है फ्रेंड, ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेके चलता है। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच मतलब ये समझ के चलता है कि जो इंडिविजुअल है उसमें अनलिमिटेड एबिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा वो करेजियस है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत सारी अगर उसको मतलब हम सफिशिएंट अगर उसको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, अपनी एबिलिटीज़ को यूटिलाइज़ करेगा। ऐसी अप्रोच ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रखता है, तभी तो हम स्टडी कर रही हैं ना। अगर मान लो एक जो व्यक्ति है वो अगर उसमें एबिलिटीज़ ही इतनी नहीं है, वो प्रोडक्टिव ही इतना नहीं है, उसकी कैपेसिटी ही उतनी ही है जितना वो काम कर रहा है, तो फिर तो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करके बेनिफिट है ही नहीं, क्योंकि हम एफिशिएंसी तो उसकी इम्प्रूव कर ही नहीं सकते। एफिशिएंसी तो हम तब इम्प्रूव कर सकते हैं ना जब उसमें एबिलिटीज़ हो, है ना, वो उतना ऑप्टिमम यूटिलाइज ना कर रहा हो, तब हम यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशनल जो बिहेवियर है ये अप्रोच ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेके चलता है कि वो अपनी जो है एबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से और अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है साइंस भी है, आर्ट भी है। इसमें अभी हमने पढ़ा था कि कोज एंड इफ़ेक्ट की रिलेशनशिप है, इस्टेब्लिश करता है ना। तो कोज एंड इफ़ेक्ट की रिलेशनशिप बता रहा है, तो इसका मतलब साइंटिफिक एप्टीट्यूड है ना। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में अभी हमने ये भी पढ़ा था कि जो लोगों के बिहेवियर को एक्सप्लेन करना, प्रिडिक्ट करना, कंट्रोल करना, ये सब होता है, तो ये आर्ट भी है ना।
फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।